सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज लक्ष्य ट्रस्ट को। ये एक एनजीओ है जो हमने इस्टेब्लिश करी थी 2012 में मोदी नगर में। 8 हम दोस्त थे और हैं दोस्त हैं जिनका ये एक इनिशिएटिव है। हम लोग गुरुद्वारे जाते थे तो उन दिनों में नगर कीर्तन होता है। छोटे शहरों में नगर कीर्तन जब होता है तो पूरा शहर ब्लॉक हो जाता है। तो एक बार ऐसे नगर कीर्तन में सेवा करते हुए एक एम्बुलेंस फंस गई और जिस तरह से वो फंसी, जो पेशेंट की हालत थी, हमने बहुत कोशिश करी कि हम उसे निकाल पाएँ, बट वो हो नहीं पाया। कुल मिला के अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट नहीं सर्वाइव किया। एकदम से झटका लगा। जो हम काम कर रहे थे, हम संचालन कर रहे थे उस नगर कीर्तन का, और उस नगर कीर्तन की वजह से अगर किसी का ऐसा नुकसान हो जाए तो वो कार्य धार्मिक नहीं हो सकता। तो हम लड़ पड़े, जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी थी उससे हम लड़े कि आगे से नगर कीर्तन या तो हम स्केल डाउन करेंगे, छोटे रास्ते से करेंगे, अंदर मोहल्लों में करेंगे, मेन रोड पर नहीं जाएंगे। बहुत बहस हुई, पुराने तरीके हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, चलते हैं, बहुत कन्फ्रंटेशन थी। फाइनली उन्होंने में से किसी ने कहा बंद करना बहुत आसान है, किसी भी चीज़ को बंद करना, आज से बंद कर दो, अगली बार नहीं होगा। आप शुरू क्या करेंगे ये बताएं। सवाल बिल्कुल जायज़ था। हमने कहा अच्छा थोड़े दिन का समय दीजिए हमें, हम सोच के बताते हैं। 2-3 दिन में हमने सोचा ठीक है, अगला जो नगर कीर्तन है गुरु नानक बर्थडे पे आना है नवंबर में, हम ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ओके फाइन, कहा हमने। और हम ये सोच रहे थे कि शायद बहुत बड़ी बात होगी ब्लड डोनेशन कैंप करना, लेकिन ऐसा नहीं था। रेड क्रॉस या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाके अगर आप काम करते हैं तो चीज़ें इतनी आसान हैं। इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, इस तरह के कैंप्स को ऑर्गेनाइज़ करना, सिर्फ एक विज़िट पे उन लोगों ने हम लोगों को एंटरटेन किया, उन लोगों ने सारी बात समझी और अगले 10 दिन में वो कैंप हो गया और इट वाज़ अ मैसिव सक्सेस। उसके बाद हमने साल में 2 कैंप्स मोदी नगर में करने शुरू किए, फिर गाज़ियाबाद में करने शुरू किए। नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि हमने सोचा कुछ और जोड़ा जाए साथ। हमने आई डोनेशन पे काम करना शुरू किया। आई डोनेशन को लेकर जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में है वो है अवेयरनेस की। लोगों को पता नहीं है क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए। बहुत सारे और डाउट्स होते हैं। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी। आज करीबन 9 साल हो गए हैं उस बात को, और अभी रिसेंटली हमने 36th आई डोनेशन अपना कराया। वो 36 आई डोनेशंस का मतलब वो 36 लोगों ने जो अपनी आंखें डोनेट करी, उनकी वजह से आज 72 लोग ऐसे जो पहले नेत्रहीन थे, आज वो इस दुनिया को देख पा रहे हैं, जैसे मैं और आप देख रहे हैं। उससे अगला स्टेप हमारा था बॉडी डोनेशंस। बॉडी डोनेशंस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि मेडिकल साइंस जितना भी काम करती है, डॉक्टर्स के लिए डेड बॉडीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज नी रिप्लेसमेंट, हमारी फैमिलीज़ में नी रिप्लेसमेंट्स कितना कॉमन है बुज़ुर्गों के लिए, अगर एक डॉक्टर किसी नी को अंदर से खोल के नहीं देखेगा तो उसको कैसे पता लगेगा अंदर का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे उस पर वो काम करेगा, कैसे उसका वो डुप्लीकेट तैयार करेगा। तो इसलिए बॉडी डोनेशंस मेडिकल साइंस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी अभी एक डेफिसिट है। एक डेड बॉडी के ऊपर मैक्सिमम 10 डॉक्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो होने चाहिए, दैट इज़ द ग्लोबल एवरेज। लेकिन हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज में एक डेड बॉडी के ऊपर 100 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जो लर्निंग में एक बहुत बड़ी बाधा है और उसको दूर करना आसान है। इस तरह करते करते हमने 3, 4, 5 साल निकाले। जो भी समस्याएं सामने आई, उन समस्याओं का एनालिसिस जब हुआ, जब हमारी मीटिंग हुई एक बार, तो ये लगा कि जो अवेयरनेस है समाज में कम है, उस पे काम करना शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों के साथ साथ एजुकेशन, और एजुकेशन में जब हमने अपने शहर में कोशिश करी कि क्या किया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ये समझ में आ गया कि जो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो शायद सबसे प्राइम टारगेट होने चाहिए हमारे। हम नियर बाई एक स्लम में गए, हमने वहाँ बात करी, छोटे बच्चों को इकट्ठा किया, एक जमघट सा लगाया, उनसे बात करी, तो हमें पता लगा एक शख्सियत के बारे में, नीलू राय।
SRM इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है मोदी नगर में एक, नीलू राय वहाँ की एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, और उन बच्चों ने बताया कि जब वो इंजीनियरिंग वहाँ कर रही थी मोदी नगर में, तो अपनी हॉस्टल की खिड़की से उन बच्चों को देखती थी, बच्चों का स्लम पीछे था बिल्कुल, और वहाँ से वो समझने की कोशिश करती थी उन बच्चों की ज़िंदगी को। बाद में हमने नीलू को कॉल किया, वो तब तक जा चुकी थी मोदी नगर से, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी, वो दिल्ली में जॉब कर रही थी। हमने उनको फ़ोन किया, कहा एक बार आकर आप मिलें, हम दोबारा उस काम को शुरू करेंगे जो आप आधे में छोड़ गई हैं। इनिशियली उन्होंने मना किया, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ये था कि बहुत सारे लोगों ने उनको ऐसे अप्रोच किया था, और फाइनली शायद फ़ोटो शूट तक चीज़ें रह जाती थी, फ़ोटो खिंचाई, फेसबुक लगाई। थैंक यू वेरी मच। हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी और वो कन्विंस हुई। पहले उन्होंने वीकेंड आना शुरू किया, फिर 3 महीने बाद उन्होंने फाइनली अपनी जॉब से रिज़ाइन किया, वो मोदी नगर आई, और आज 7 साल हो गए हैं हम मोदी नगर में उन बच्चों के साथ काम करते हैं जिनके पेरेंट्स भी उनको नहीं पढ़ाना चाहते। आप ध्यान दीजिए इस बात पे, ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि वो एक एक बच्चा रोज़ के 125 से लेकर 150 रुपये रैग पिकिंग से कमाता है। वो उतना बच्चा 4 साल से लेकर 14-15 साल तक के बच्चे, वो डेली रैग पिकिंग से 100, 125, 150 रुपये कमा के फैमिली को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो पेरेंट्स नहीं उन बच्चों को पढ़ाना चाहते। सबसे बड़ी हर्डल वही थी, सबसे बड़ी बाधा वही थी कि उनके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए कि आज अगर आप ये 100, 125, 150 रुपये की चीज़ को छोड़ते हैं तो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में इन बच्चों की परिवारों की आप बना सकते हैं। शुरुआत हुई, मुश्किल थी। 17 बच्चों से हमने शुरू किया। बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि इन बच्चों को अगर हम अलग से एक स्कूल बना के पढ़ाते हैं तो जो हम करने की सोच रहे हैं, इनको मुख्य धारा में सम्मिलित करने की, वो शायद नहीं हो पाएगा। तो फाइनली ऑब्जेक्टिव यही लगा कि इन बच्चों को इस जैसे स्कूलों में पढ़ना चाहिए, जिन स्कूलों में आप बच्चे पढ़ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, या मैं पढ़ाऊँ। मोदी नगर के कुछ बड़े स्कूलों में, जिसमें छाया पब्लिक स्कूल भी शामिल है, हमने अप्रोच किया। कुछ स्कूलों का रिस्पांस बहुत गज़ब का था, इंक्लूडिंग छाया पब्लिक स्कूल मोदी नगर, द्विवेदी जी मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, अमन चिल्ड्रन एकेडमी है। करीबन 1 से 1.5 साल लगा हमें टोटल प्रोजेक्ट को समझने में। हमने स्कूल से जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी तो एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहते हैं इन बच्चों को पढ़ाना, उनके एंड पर भी 2-3 दिक्कतें थी जो हमें एड्रेस करनी थी। सबसे पहली दिक्कत तो ये थी कि एक 4 साल के बच्चे को हम, उसके पेरेंट्स को हम कन्विंस कर लें कि इस बच्चे को कल से हम पब्लिक स्कूल भेज रहे हैं, तो क्या वो 4 साल का बच्चा तैयार है उस स्कूल में जाके सम्मिलित होने के लिए? क्या हमारे स्कूल के बच्चे उस बच्चे को अपने साथ बैठने देंगे? क्या वो अच्छे से मर्ज हो पाएगा? लगा नहीं। तो हमने लक्ष्य पाठशाला इस्टेब्लिश करी। लक्ष्य पाठशाला में हम क्या करते हैं, जिस भी बच्चे को हमें स्कूल भेजने के लिए कन्विंस कर लिया, जिस फैमिली को, उस बच्चे को पहले 1 साल तक हम, मिनिमम 1 साल तक उस बच्चे को हम लक्ष्य पाठशाला बुलाते हैं। उसकी हाइजीन हैबिट्स हम प्रिपेयर करते हैं। रोज़ सुबह नहा के यूनिफॉर्म में कैसे स्कूल आना है, कैसे बेसिक एटिकेट्स हैं, बात कैसे करनी है, और उसके एज के अनुसार उसको एजुकेट भी करते हैं। मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, अगर हम उसको छाया पब्लिक स्कूल भेजेंगे तो क्लास 1 में जाएगा, अभी उसको ABCD भी नहीं आती, कैसे कोप अप करेगा? तो वहाँ तक की पढ़ाई, जब उसे स्कूल में एडमिशन कराना है, वहाँ तक की पढ़ाई ब्रिज करते हैं और उसके बेसिक पर्सनालिटी पे हम काम करते हैं, उसको तैयार करते हैं स्कूल जाने के लिए। और फिर स्कूल से निवेदन यही होता है कि इस बच्चे का आप टेस्ट लेके इसको एडमिशन दें। ऐसे मत एडमिशन दें कि ये गरीब परिवार से है, लक्ष्य से आया है, तो इसको एडमिशन हमें देना है। नो, हमने कभी ऐसा नहीं कहा और स्कूल्स ने इस बात को अप्रिशिएट किया। हम चाहते हैं उस बच्चे को भी, जब हम चाहते हैं कि वो दूसरे बच्चों के साथ बराबरी पर रहे, तो फिर उसके लिए भी नियम, कायदे, कानून सब वही होने चाहिए जो दूसरे बच्चों के लिए। हमने धीरे धीरे शुरू किया। आज करीबन 7 साल बाद हम 4 ब्रांचेस के साथ काम कर रहे हैं। मोदी नगर हमारी प्राइम ब्रांच है, उसके बाद हम मुरादनगर में काम करते हैं, हम पिलखवा में काम करते हैं, हम मेरठ में काम करते हैं, और टोटल करीबन 600 बच्चों को हम सपोर्ट कर रहे हैं।
थैंक यू। और इन 600 बच्चों में से 150 बच्चे, नहीं सॉरी ज़्यादा, 175 करीबन बच्चे आप जैसे स्कूल्स में आज की डेट में पढ़ रहे हैं। जैसे बताया उन्होंने कि 40 बच्चे छाया पब्लिक मोदी नगर में हैं, ऐसे ही और स्कूल्स में किसी में 10, किसी में 15। और रिसेंटली जो बच्चे बिगिनर्स थे आज से 7 साल पहले जिन्होंने लक्ष्य पाठशाला ज्वाइन किया था, उनमें से जो टॉप लेवल के बच्चे थे, जो सबसे सीनियर थे, उन्होंने रिसेंटली क्लास 10 एग्जामिनेशन CBSE पास किया है फ्रॉम छाया पब्लिक स्कूल मोदी नगर, और बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं उनके पास। उसके अलावा हम ये भी काम करते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं शायद पढ़ के उतना अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे, तो उनकी हम साइमल्टेनियसली वोकेशनल ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं। और इस तरह से कुछ एक बच्चे जैसे कंप्यूटर कोर्स हम सीख रहे थे, कुछ बच्चे जो बड़े थे पढ़ाई में शायद उतना अच्छे नहीं थे, पर अच्छा कंप्यूटर कोर्स में एनिमेशन में वो कर पाए, और फाइनली लास्ट ईयर दे वर प्लेस्ड विद अ कंपनी इन नोएडा एंड दे आर अर्निंग लाइक 15,000 to 20,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि उन बच्चों को हम मेन लाइन में मुख्य धारा में सम्मिलित कर सकें। लक्ष्य पाठशाला का यूनिक मॉडल जो है, ऐसे काम करने वाली बहुत सारी संस्थाएं हैं और किसी का काम कम या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लक्ष्य के बारे में जो यूनिक बात है वो मैं आपसे ऑल्दो अब तक वही बताता आया हूँ, लेकिन उसमें जो एक पेक्यूलर बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है वो ब्रिज। स्कूल्स जो हेल्प करना चाहते हैं बच्चों की और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके बीच में एक गैप है। स्कूल्स, मान लीजिए कोई भी स्कूल है, उसमें अगर 30 बच्चे एक क्लास में हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं सर अच्छा 2 बच्चे हमारे भी पढ़ाइए, स्कूल के लेवल पर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं है, सब कुछ वही है, बिजली पानी वही चल रहा है, ओवरहेड्स वही हैं, टीचर्स की सैलरी वही है, लेकिन स्कूल्स अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च करना चाहते। आई एम सॉरी, दैट इज़ अ फैक्ट। तो हम उन बच्चों की जो पैसे खर्च करने वाली, हम स्कूल से यूनिफॉर्म के ट्यूशन फ़ी के लिए हम एग्जाम्शन लेते हैं, जो स्कूल की जो भी चार्जेस हैं उन सब के लिए एग्जाम्शन लेते हैं रिक्वेस्ट से। सब स्कूल्स प्रोवाइड भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते, दैट इज़ देयर ओपिनियन। लेकिन जो खर्चे वाली बात है यूनिफॉर्म का, बुक्स का, स्टेशनरी का, वो सारा एक्सपेंडिचर फिर हम लक्ष्य ट्रस्ट से करते हैं। दूसरा, स्कूल्स के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, होमवर्क कौन कराएगा? ऐसे बच्चे जब घर जाएंगे, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, 6th क्लास का बच्चा है, घर जाके मम्मी उसकी होमवर्क नहीं कराएगी, नेक्स्ट डे ब्लैंक आएगा, हाउ विल थिंग्स वर्क आउट? उसके लिए फिर हमने लक्ष्य पाठशाला में शाम की ट्यूशन क्लासेस शुरू करी उन बच्चों के लिए जो सुबह दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। सुबह लक्ष्य पाठशाला में बच्चे होते हैं जिनको हम ग्रूम कर रहे हैं, जिनको हम तैयार कर रहे हैं स्कूल में जाने के लिए। दोपहर के बाद शाम वाले सेशन में वो बच्चे हमारे साथ होते हैं जो ऑलरेडी दूसरे स्कूल्स में एडमिशन पा चुके हैं और जिनको शाम को होमवर्क असिस्टेंस चाहिए, वो शाम को हमारे पास आते हैं। और तीसरी समस्या जो स्कूल्स की होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग कौन अटेंड करेगा, कंप्लेंट्स कहाँ जाएंगी, कैसे कोऑर्डिनेट होगा, पेरेंट्स वाली भूमिका कौन निभाएगा? तो उसके लिए भी हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको असाइन किया जाता है। एक टीचर 8 से 10 बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो बच्चे जिस भी स्कूल में जा रहे हैं उनके टीचर्स, स्कूल टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, स्कूल टीचर्स के साथ जो कम्युनिकेशन है वो टीचर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो करते हैं। तो ये जो ब्रिज वाला जो फॉर्मूला है या ब्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट है बिटवीन द स्कूल, जो स्कूल पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन बीच में जो गैप्स हैं उन गैप्स को फिल करने का जो काम है वो मुझे लगता है थोड़ा सा यूनिक है। इस पे काम करने वाली और संस्थाएं हों या लक्ष्य एक्सपैंड करे तो हर सिटी में, हर स्कूल में, जितने भी स्कूल्स हैं सबके पास कहीं ना कहीं जगह है उन बच्चों के लिए और बच्चों के पास इच्छा भी है पढ़ने की। लेकिन ये गैप्स अगर हम कम कर पाएंगे तो शायद हमको सबको स्कूल में पहुंचा पाएंगे। और यकीन जानिए यही एक रास्ता है जिस भारत की हम कल्पना करते हैं। बग़ैर लिटरेसी के, बग़ैर एजुकेशन के, ये सब जो भी हम सपने देखते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, मेरे हिसाब से वो पूरे नहीं हो सकते जब तक हर वर्ग शिक्षित नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।